नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AAIIB CAIIB वाला पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी, आपका BFM मेंटोर। दोस्तों, ये जो टॉपिक सीरीज हमारी चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जुड़े रहिएगा। एक टॉपिक मैंने कल कराया था, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म का। ये टॉपिक सीरीज आपके लिए जो डिज़ाइन की गई है, इस उद्देश्य से डिज़ाइन की गई है कि दिसंबर 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, में आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सको। और ये टॉपिक सीरीज को बनाने के पीछे का उद्देश्य है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो रिपीटेटिव टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो मॉड्यूल ए हो, मॉड्यूल बी हो, मॉड्यूल सी हो, मॉड्यूल डी हो, उन सभी के जो इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक्स वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो कल के सेशन में हमने एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म डिस्कस किया था आपके साथ। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशंस। किस प्रकार के और कितने डीलिंग रूम्स होते हैं और कौन सा डीलिंग रूम क्या काम करता है। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, जानेंगे समझेंगे बहुत ही अच्छे से डिटेल में। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा किंग होता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। सवाल और सवालों में लिखी गई लैंग्वेज बदल सकती है। चलिए तो शुरू करते हैं। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम की जब हम बात करते हैं तो 3 डीलिंग रूम होते हैं। एक को बोलते हैं फ्रंट ऑफिस, एक को बोलते हैं मिड ऑफिस और एक को बोलते हैं बैक ऑफिस। बैक ऑफिस बेसिकली जो फ्रंट ऑफिस होता है ना, उसका काम क्या होता है, डीलिंग रूम। ये जो सारे ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग होते हैं ना, इनिशिएटेड, वो काम करता है। जैसे आपके बैंक में बात करें, जो लोग फ्रंट डेस्क संभालते हैं, यानी कि कस्टमर इंटरेक्शन जिनसे सीधे सीधे सबका होता है, वो लोग क्या हैं, फ्रंट ऑफिस कहा जाएगा ना उनको, क्योंकि उनको लोग पहचानते हैं, कस्टमर उनको पहचानते हैं। लेकिन बैकएंड में भी आपको पता है कितने लोग काम कर रहे हैं जिनसे कस्टमर का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शंस में कितनी हेल्प करते हैं। बिना उनके अप्रूवल के बिना आप फ्रंट में बैठे हुए ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली फ्रंट ऑफिस होता है डीलिंग रूम, और मिड ऑफिस जो होता है ना, इसका काम होता है पूरा रिस्क मैनेज करना। ये रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन में क्या रिस्क इन्वॉल्व है उसको एसेस करना, उसके बिहाफ पर आगे काम करना। क्योंकि याद रखिएगा, रिस्क अगर आप एसेस नहीं करोगे तो आप लॉस में जा सकते हो। रिस्क का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज ऐसी जो आपने नहीं सोची है लेकिन वो हैपन हो गई है। तो बैक ऑफिस का मतलब, बैक ऑफिस का काम क्या होता है, सेटलमेंट्स करना, ठीक है, उसकी अकाउंटिंग करना, गणना करना और रिकंसलेशन, उसकी वसूली करना। ये सब काम है किसका, बैक ऑफिस का। तो आइए वन बाय वन के बारे में समझते हैं और जानते हैं। फ्रंट ऑफिस, अ डीलर हैज टू मेंटेन 2 पोजीशंस, फंड पोजीशन और करेंसी पोजीशन। जो फ्रंट ऑफिस का काम है वो डीलर के लिए क्या काम है, एक फंड पोजीशन देखना और दूसरा करेंसी पोजीशन देखना। फंड पोजीशन का मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, फ्रंट ऑफिस देखेगा। फंड फ्लो, ठीक है। रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, कितना रिसीव करना है, कितना पेमेंट करना है, फ्रंट ऑफिस का काम है। करेंसी पोजीशन डील्स विद ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशंस। ओवरबॉट का मतलब ज्यादा खरीद लिया है, ज्यादा बेच दिया है। समझ गए मेरी बात कि नहीं, क्योंकि सारा काम मार्जिन पे चलता है। यहां पर आपके पास जितनी करेंसी नहीं, उससे ज्यादा आपने क्या कर दिया है, ओवरसेल कर दिया, मतलब ओवरबॉट कर लिया है, तो फिर ट्रांजैक्शन सेटलमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये बात याद रखिएगा, करेंसी पोजीशन डील करता है कि ओवरबॉट ना हो पाए, ओवरसोल्ड ना हो पाए। अराइव्ड आफ्टर टॉकिंग वेरियस मर्चेंट्स और इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस, बैंकों के आपस के ट्रांजेक्शंस और मर्चेंट यानी कि व्यापारियों के ट्रांजेक्शंस, ठीक है। देन एंड द डीलर विल बी कंसर्न्ड विद द ओवरऑल नेट पोजीशन। डीलर हमेशा कंसर्न रहता है किसके बिहाफ पर, कि नेट पोजीशन ऐसी ना आए जिससे हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, विच एक्सपोजेस द डीलर टू एक्सचेंज रिस्क फ्रॉम मार्केट मूवमेंट्स। ठीक है, ऐसी सिचुएशन ना आए जिसमें एक्सचेंज रेट रिस्क हो, ठीक है, डीलर को इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। द डीलर हैज टू ऑपरेट विद इन द परमिटेड लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर द एक्सचेंज पोजीशन बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के द्वारा जो एक्सचेंज पोजीशन के लिए प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं, उन्हीं के बिहाफ पर काम चल रहा है या नहीं, ये सब फ्रंट ऑफिस देखने का काम होता है। फ्रंट ऑफिस यही काम करता है, ध्यान रखिएगा। फ्रंट ऑफिस के बाद बात करते हैं मिड ऑफिस की।
मिड ऑफिस जितने भी प्रकार के रिस्क होते हैं उनको एसेस करता है, उनके बारे में बताता है। तो मिड ऑफिस डील्स विद द रिस्क मैनेजमेंट एंड पैरामीटराइजेशन ऑफ रिस्क फॉर फॉरेक्स डीलिंग ऑपरेशंस। जो फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके लिए पैरामीटराइजेशन करना, किस बात का, रिस्क का। इट एक्ट्स एज अ चेक ओवर द रिस्क टेकन बाय द डीलर्स, डीलर्स कितना रिस्क ले रहे हैं इसको चेक करना। एज ऑल्सो सप्लीमेंट्स देम बाय गिविंग मार्केट इंफॉर्मेशन, और रिस्क ले रहे हैं तो उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना रियल टाइम मार्केट की, कि क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट में, कितना रिस्क ले सकते हो कितना नहीं। मिड ऑफिस इज ऑल्सो सपोज टू लुक आफ्टर द कंप्लायंस ऑफ वेरियस गाइडलाइंस। मिड ऑफिस का यह भी काम है कि जो डीलर्स काम कर रहे हैं उन डीलर्स के बिहाफ पर, ठीक है, उनको मार्केट की गाइडलाइंस, रूल्स, ये सब बताते रहना समय समय पर। इंस्ट्रक्शंस इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन, ये इनका स्वतंत्र कार्य है जो इनको क्या है करना है। तो ये मिड ऑफिस का काम है। अभी मिड ऑफिस में जितने रिस्क एसोसिएटेड होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा आता है बैक ऑफिस। बैक ऑफिस का काम क्या है? विच टेक्स केयर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डील्स, जो भी डील्स हुई हैं उनकी टेक केयर करना, प्रोसेसिंग की, कि वो कंप्लीट हो सके प्रॉपर। अकाउंट्स रिकंसिलेशन एक्सेट्रा, ठीक है, यानी कि खातों में वसूली वगैरह ये सब काम। तो दिस फंक्शन इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, एनी इन दिस एरिया वुड ऑल्सो लैंड द इंस्टीट्यूशन इनटू अनफॉरसीन ट्रबल। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इसके पहले के दो काम। अगर यहां पर भी अच्छे से नजर नहीं रखी गई तो अनफॉरसीन ट्रबल यहां भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ईदर इट में निगेट द एफर्ट्स ऑफ द डीलर्स टू जनरेट प्रॉफिट्स, और ठीक है, ये प्रॉफिट भी कम कर सकता है अगर यहां पर दिक्कत आई। इट कुड बी सो लैक्स दैट the dealers indulge in misreporting or wrongdoings without the notice of the back office. It has both a supportive as well as checking role over the dealers. तो बैक ऑफिस का काम क्या है? बेसिकली चेकिंग रोल भी है इसका, ठीक है, और अगेन सपोर्टिव रोल भी है, सपोर्टिव रोल भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में आपको बताया मैंने दो पोजीशन को संभालना है उनको, फंड पोजीशन और करेंसी पोजीशन। फंड पोजीशन में इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ करेंसी देखना है, करेंसी पोजीशन में ओवरबॉट या ओवर सेलिंग देखनी है। फिर बात करी मिड ऑफिस, सारे रिस्क एसोसिएटेड और कंप्लायंस की गाइडलाइंस देना। बैक ऑफिस का काम क्या है? रिकंसिलेशन से रिलेटेड, ट्रांजैक्शंस के सेटलमेंट से रिलेटेड और अकाउंटिंग से रिलेटेड, ये सब काम है। तो सपोर्टिव एज वेल एज, ठीक है, क्या करता है? चेकिंग रोल का भी काम करता है। अब बात करते हैं उन रिस्क की जो रिस्क एसोसिएट होते हैं मिड ऑफिस। मिड ऑफिस जिन रिस्क के बारे में बात करता है, हम उन रिस्क के बारे में आपको एक डिटेल्ड में सिस्टम बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशनल रिस्क की। ये वो रिस्क हैं जिनको मिड ऑफिस देखता है। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब ये है आपके अपने इंस्टीट्यूशन में जो पीपल प्रोसेस सिस्टम के द्वारा जो रिस्क एसोसिएट हो रहे हैं, यानी कि इट इज द रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंटिंग ऑफ ह्यूमन एरर्स। भाई व्यक्ति है, गलती कर सकते हैं, जब मशीनें गलतियां कर सकती हैं तो व्यक्ति की क्या बात है। टेक्निकल फॉल्ट्स कोई भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन्स, फॉल्टी सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स और लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। कुल मिलाकर के ऑपरेशनल रिस्क को इंटरनल माना जाता है, यानी कि ऑपरेशनल रिस्क को आप चाह करके कम कर सकते हैं या पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मिस्टेक्स की वजह से, ह्यूमन प्रोसेस, पीपल और सिस्टम की वजह से होता है। फिर बात आती है एक्सचेंज रिस्क। एक्सचेंज रिस्क का मतलब यही हुआ, एक्सचेंज का मतलब बताया ना था कि आप अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो एक्सचेंज का मतलब एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं उसकी वजह से भी रिस्क एसोसिएट होता रहता है। बहुत सारी करेंसी ऐसे हैं जिसमें सडन फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट कॉमन एंड अराइजेज मेनली ऑन द अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स एंड और व्हेन mismatches occurs in asset liabilities and receivables payables। तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से मिसमैचेस अराइज हो सकते हैं। पता चला सोचा कुछ और था मिलने का, मान लीजिए मुझे पेमेंट लेना था किसी से 10,000, उसने डॉलर के हिसाब से पेमेंट कर दिया, बट डॉलर का रेट क्या हो गया? डॉलर का रेट कम हो गया, तो मतलब अब मैं कन्वर्ट करूंगा तो मुझे कम पैसा मिलेगा। तो ये क्या हो गया कि रिसीवेबल्स और पेमेंट्स जो हैं वहां पर फर्क पड़ सकता है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस का।
जो डील कर सकते हैं। तो इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न हमें चाहिए उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो सकती है। एग्जाम्पल, द रिस्क इज यूजुअली प्रोनाउंस्ड व्हेन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आर बीइंग मेड और अंडर फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, या फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स में, या हमने कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर ये रिस्क क्या है, ठीक है, आता है। द रूपी डेप्रिसिएशन ट्रेंड अगेंस्ट यूएस डॉलर हैज क्रॉस द लेवल ऑफ रूपी 83 पर डॉलर इन नवंबर 2022। अब तो और क्रॉस कर गया है। यहां पर ये बताया जा रहा है बेसिकली जब नवंबर 2022 में रूपी ने 83 को क्रॉस कर लिया था, रूपी डिप्रिशिएट हुआ था, उसकी वजह से ऑब्वियसली जो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन है वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, इंपोर्टर्स को इसका लॉस होता है। अब क्रेडिट रिस्क का मतलब भैया जो उधार दिया गया है वो वापस ही ना मिले, तो क्रेडिट रिस्क आ गया। इट इज द रिस्क ऑफ लॉस विच अराइजेस ड्यू टू इनएबिलिटी, यानी कि नहीं दे सकते हैं, और अनविलिंगनेस ऑफ द काउंटर पार्टी, जिसको पेमेंट करना है नहीं दे पा रहा है, टू मीट द ऑब्लिगेशन एट मैच्योरिटी ऑफ द अंडरलाइंग ट्रांजेक्शंस। क्रेडिट रिस्क क्या है? फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्री सेटलमेंट रिस्क और सेटलमेंट रिस्क। प्री सेटलमेंट यानी कि मैच्योरिटी डेट के पहले, और सेटलमेंट यानी कि सेटलमेंट डेट पर। तो सेटलमेंट के पहले भी ऐसा हो सकता है, काउंटर पार्टी जो है वो डिनाई कर सकती है पेमेंट देने से, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग, जहां पर उधार देना और लेने का काम चल रहा है, क्रेडिट रिस्क ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम अ बोरोवर्स फेलर्स टू रीपे अ लोन और मीट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, it also arises from an issuer's failures in paying the coupon amount or repaying the principal amount। कूपन का मतलब यहां पर इंटरेस्ट रेट सही है वो नहीं पे कर पा रहा है, या प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे नहीं कर, यानी कि ब्याज नहीं दे पा रहा है, या प्रिंसिपल नहीं चुका पा रहा है, तो भी एक रिस्क है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ कहां पर? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स इश्यूड बाय अ कंपनी। द डिफॉल्ट में अराइज ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द बोरोवर्स बिजनेस। बोरोवर्स का अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो भी पेमेंट नहीं कर पाएगा। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री ओवरऑल इकोनॉमी, अगर ओवरऑल इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर पा रही है या इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यह है प्री सेटलमेंट। और सेटलमेंट रिस्क का मतलब क्या है? फेल्योर ऑफ द काउंटर पार्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंसेस। जो टाइम जोन डिफरेंसेस हैं उनके आधार पर, यानी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में टाइम जोन डिफरेंस है, हमारे वहां दिन होता है तो वहां रात होती है, वहां दिन होता है तो यहां रात होती है, तो टाइम जोन डिफरेंसेस। अब यहां पर शेयर मार्केट की टाइमिंग अलग है, आप देखते हो ना, यहां की शेयर मार्केट जब ओपन होती है तो ग्लोबली हम पहले चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट ओपन हो चुकी है, उसका क्या ट्रेंड रहेगा, उसका जो ट्रेंड रहेगा वही ट्रेंड इंडिया में आ सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट अप पे खुली है तो आप देखते हो इंडिया मार्केट भी अप पे खुलती है, अप पे ओपन होती है। ग्लोबल मार्केट अगर डाउनफॉल में चला गया तो इंडिया मार्केट ओपन होते ही डाउनफॉल में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वैसी एक्सपेक्टेशन होती है लोगों को, उसी हिसाब से ट्रेड होते हैं। तो यहां पर एक रिस्क के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है जिसका नाम है हर स्टैट रिस्क, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हर स्टैट रिस्क। यहां पर एक बेसिकली ट्रांजेक्शन हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। बस यहां पर ये वैल्यू चेंज कर लीजिएगा, ये वैल्यू 11,55,000 है, 11,55,000 है, बस ये वैल्यू चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हम 10 लाख यूरो को 1.1550 में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू निकल करके आएगी 11,55,000, 11,55,000, बस इतना मेंशन कर देता हूं आपको, ठीक है, 11,55,000, बस इतना ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, और कोई दिक्कत नहीं है। समझिएगा अब यहां पर क्या है, बेसिकली यहां पर कहा जा रहा है कि एक बैंक है जिसने 3 जून को, बैंक ए ने, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, जो कि 10 लाख यूरो जो है खरीदना चाहता है, कितने पर? 1.1550 रेट पर, ठीक है, यूरो लेना है उसको, 10 लाख यूरो चाहिए 1.1550 रेट पर, किससे? बैंक बी से, जो कहां पर लोकेटेड है? न्यूयॉर्क यूएसए में। वैल्यू स्पॉट डेट है 5 नवंबर। अब ये स्पॉट ट्रांजैक्शन है तो 3 जून को ट्रांजैक्शन हुआ है, स्पॉट रेट हमेशा T+2 में काम करती है, तो 3 जून को ट्रांजैक्शन होना है और सेटलमेंट कब होना है? 5 जून को, समझिएगा। तो प्रिज्यूमिंग बोथ द सेंटर्स आर ओपन ऑन 5 जून, तो दोनों सेंटर्स यानी कि न्यूयॉर्क और जर्मनी दोनों सेंटर्स 5 जून को ओपन है, यानी कि 5 जून को कोई वर्किंग हॉलीडे नहीं है, सेटलमेंट हो जाएगा। अब रिस्क क्या है?
इसका मतलब है बैंक ए जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है वो 10 लाख यूरो रिसीव करेगा किससे? बैंक बी से। बैंक ए जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है वो बैंक बी जो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, उससे 10 लाख यूरो रिसीव करेगा और साथ में क्या अगेन, और बैंक बी को क्या देगा? एंड टू रीमिट यूएसडी टू बैंक बी। जर्मनी का बैंक है उसको तो यूरो चाहिए क्योंकि जर्मनी में है, यूरोप में है, ठीक है। ये अमेरिका में है तो इसको डॉलर देगा, ठीक है। तो समझिएगा यहां पर हुआ क्या, बाई वर्च्यू ऑफ टाइम जोन डिफरेंसेस बैंक बी जो है विल रिमिट यूरो 10 लाख टू बैंक ए। बैंक बी जो है ये न्यूयॉर्क वाला, ये यूरो देगा किसको? बैंक ए को पहले, उसके बाद में ये जो बैंक बी है, सॉरी जो बैंक ए है, वो क्या करेगा? यूएस डॉलर देगा। तो इन द मीन टाइम इफ देयर इन एनी एडवर्स हैपनिंग, अगर इन दोनों के बीच में कोई एडवर्स हैपनिंग हो जाती, यानी कि एक ने पैसा भेज दिया, अब बैंक बी जो है जिसको यूरो देने हैं उसने यूरो भेज दिया, लेकिन बैंक एक को जो डॉलर देने थे वो अगले दिन देने हैं, पता चला तब तक कोई मिस हैपनिंग हो गई तो नहीं हो पाया। ये होता है सेटलमेंट रिस्क और द काउंटर पार्टी रिस्क, ये नहीं दे पाया। तो अगेन कैन रिमिट यूएसडी, यहां पर भी 11,55,000 ही है, 11,55,000, ठीक है। बैंक बी वुड लूज द अमाउंट टू यूआर 1 लाख एट हैज ऑलरेडी रिमिटेड एंड वुड टू गेट यूएसडी 11,15,000, ये लूज कर देगा। तो ये मतलब है हर स्टैट रिस्क का, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब होता है अपने पास कितनी लिक्विडिटी आपको मेंटेन रखनी है, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शंस आप कर रहे हो उसके लिए आपके पास लिक्विडिटी, जैसे एक बैंक का एग्जांपल अगर मैं लिक्विडिटी रिस्क का दूं, आप जिस बैंक में काम करते हो आप देखते हो नंबर ऑफ विड्रॉल्स पर डे होते हैं, नंबर ऑफ डिपॉजिट्स पर डे होते हैं, बट एक दिन ऐसा हो जिस दिन सिर्फ विड्रॉल हो जाए, तो लिक्विडिटी तो मेंटेन करके रखनी पड़ती है अपने पास ना। सारा पैसा जो बैंक को डिपॉजिट के रूप में मिलता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर देते हैं, क्योंकि सेविंग और करंट अकाउंट वाले कभी भी पैसा निकालने आ सकते हैं। तो लिक्विडिटी एक ऑप्टिमम बैलेंस उसका हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। हाँ, लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। लिक्विडिटी ज्यादा है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उस लिक्विडिटी को आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते थे, और लिक्विडिटी अगर कम है तो याद रखिएगा आपके फेल्योर का रिस्क बढ़ जाता है। तो वही बात यहां पर बताई गई है कि लिक्विडिटी रिस्क क्या है, एक बैंक का है, ठीक है, जो नॉट एबल टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस, कि बैंक अपनी ऑब्लिगेशंस को मीटअप नहीं कर पा रहा है इन द फॉरेक्स मार्केट, जब वो ड्यू होती हैं तो उसके कारण उसको लॉसेज हो सकती हैं, ठीक है, बिकॉज इट कैन नॉट कन्वर्ट एसेट टू कैश, यानी कि लिक्विड एसेट्स में चीजें हैं ही नहीं, तो आपको जब फंड्स की जरूरत हुई तो आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो लॉसेज झेलनी पड़ सकती हैं, ठीक है। A bank needs to settle a large USD INR trade, but due to market volatility or low liquidity, it faces wider spreads or price slippage. ठीक है, लिक्विडिटी, पॉजिटिव लिक्विडिटी गैप भी होता है, निगेटिव लिक्विडिटी गैप, जो मैंने आपको बताया। पॉजिटिव का मतलब है नो लिक्विडिटी रिस्क बट अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट। पॉजिटिव का मतलब लिक्विडिटी तो हमारे पास बहुत अच्छी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज इनकम इज लेस। और निगेटिव का मतलब यह है कि अगेन बैंक का रिस्क है फेल्योर का, क्योंकि लिक्विडिटी आपके पास कम है। अगला रिस्क आता है गैप रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। गैप का मतलब क्या है समझिएगा, मैं दो ट्रांजेक्शन कर रहा हूं भाई, मैं किसी से कुछ खरीद रहा हूं, किसी को कुछ बेच रहा हूं, समझिएगा। मैंने किसी से कुछ खरीदा तो मुझे पेमेंट करना है, और मैंने किसी को कुछ बेचा तो पेमेंट कर मिलेगा। यही पूरे मार्केट का सिस्टम चलता है, क्योंकि आप जिससे कुछ खरीद रहे हो वो भी फर्दर कुछ खरीद रहा है। आपको अगर कोई चीज उधार मिली है तो अगले ने भी उधार लिया है किसी से, तुम उसको चुकाओगे, वो उसको चुका देगा। अब यहां पर गैपिंग की वजह से रिस्क आ जाता है। पता चला हमने जो बाय किया था पेमेंट देना था 30 जून को, हमने जो सेल किया उसका भी पेमेंट मिलना था 30 जून को, लेकिन अब इनमें गैप आ गई, पता चला वो डिलेड पेमेंट हो गया, इन दोनों डेट्स में डिफरेंसेस आ गए, तो यहां पर रिस्क राइज हो गया, मुझे पेमेंट मिला नहीं, अब मैं पेमेंट कहां से कर पाऊंगा। तो ये होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो उन ट्रांजेक्शन्स के बीच में अगर गैप अराइज होता है तो ये भी आपके लिए एक रिस्क है, लॉस है। अब मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मुझे चुकाना है, मुझे उधार लेना पड़ेगा, उस उधार का ब्याज देना पड़ेगा, तो ये एक्स्ट्रा पैसा गया ना मेरा, समझ गए, जो मुझे मिल सकता था नहीं मिला। फिर आता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज रेट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये दोनों मार्केट रिस्क में ही आते हैं। एक्सचेंज रेट का मतलब आप जानते हो, ठीक है, करेंसी कन्वर्जन रिस्क, और इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज की दरों में भी बदलाव आते रहते हैं बाजार में, तो मार्केट रिस्क का होता है। मार्केट रिस्क किस किस फॉर्मेट में हो सकता है, तो ब्याज की दर,
वो जो बदलती रहती है, ठीक है। और दूसरा इक्विटी प्राइस रिस्क। इक्विटी प्राइस रिस्क का मतलब क्या है, जो इक्विटी हमने होल्ड कर रखी है, जैसे टाटा मोटर्स के मैंने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, उनके प्राइस में अगर फ्लक्चुएशंस आएगा, उनका प्राइस कम हो गया तो ऑब्वियसली हमें जो पैसा मिलना था वो कम हो गया ना, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स होल्ड जो कर रखे हैं उनमें जो वोलेटिलिटी है, तो इन अदर वर्ड्स द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी डिक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द लेवल ऑफ इक्विटी इंडिसेस एंड द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स, ठीक है। वोलेटिलिटी इन द स्टॉक इंडेक्स रिजल्टिंग इन वोलेटिलिटी इन द पोर्टफोलियो ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक। फिर आता है करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क का मतलब ये हो गया एक्सचेंज रेट रिस्क। ये भी करेंसी रिस्क को एक्सचेंज रेट रिस्क में ही मानते हैं। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ अ रिटर्न, ठीक है। जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके रिटर्न्स में वैल्यू डिक्लाइन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि करेंसी में चेंजेस आ गए हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आता है लीगल रिस्क। लीगल का मतलब सारे कंप्लायंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इट इज द रिस्क ऑफ अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ नॉन इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट अ काउंटर पार्टी। किसी काउंटर पार्टी के अगेंस्ट में कोई आप काम नहीं कर सकते हो, नॉट इन्फोर्सिएबल। तो ये बात ध्यान रखिएगा। दिस इंक्लूड्स लीगल रिस्क ड्यू टू एबरेशन इन डॉक्यूमेंटेशंस, ओनरस क्लॉज इन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, विच रिजल्ट इन इंटरप्रिटेशन रिस्क एक्सेट्रा। मतलब कुल मिलाकर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लीगल कंप्लायंस हैं, उनकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, आपने सही तरीके से लीगल गाइडलाइंस नहीं पढ़ी, आरबीआई गाइडलाइंस नहीं पढ़ी, ये सब चीजें। फिर आता है सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी फेल्योर ऑफ अ मेजर बैंक, पॉसिबिलिटी ऑफ अ मेजर बैंक फॉलिंग एंड द रिजल्टेंट लॉसेस टू काउंटर पार्टीज, ठीक है। समझ गए मेरी बात की नहीं। जैसे अमेरिका में 2008 में लेहमन ब्रदर्स बैंक क्लोज हुआ था, उसके बाद नंबर ऑफ बैंक्स यानी कि लगभग 22 बैंक अमेरिका के क्लोज हो गए थे, ये है इसका मतलब। कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क में आता है देश। अब देश में अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है, ठीक है, जैसे तालिबान है, तालिबान के साथ करेगा कोई कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि तालिबान में सरकार ही अगेन ऐसी है जिसकी बात का कोई भरोसा ही नहीं किया जा सकता। समझ गए मेरी बात की नहीं। जैसे एक व्यक्ति क्रिमिनल है, उसकी बात का कोई भरोसा करोगे, क्योंकि वो तो क्राइम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति जिसकी टेंडेंसी ही क्या है, ठीक है, नालायकों वाली है प्रवृत्ति, तो आप उसके साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे। तो याद रखिएगा, काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब देश में कोई वॉर चल रहा है, इनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशंस है वहां की, जैसे ईरान और इजराइल के बीच में वॉर हो गया था अभी, ठीक है। तो क्या है, इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई ईरान में। ईरान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करोगे, वो अभी वॉर देखेगा कि तुम्हारा सेटलमेंट देखेगा, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट वहां पर हो गया। तो इस तरीके के सब रिस्क कहां पर कवर होते हैं, कंट्री रिस्क में कवर होते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक होता है रिस्क जिसको बोलते हैं सॉवरन रिस्क। सॉवरन यानी कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है। कई बार कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर गवर्नमेंट को ये परमिट मिलता है कि आप इन पर कोई केस नहीं कर सकते हो, इनको किसी भी कोर्ट में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, तो इनके साथ रिस्क रहता है, आप कोर्ट में क्वेश्चन कर नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो इनका। तो इट इज अ सब रिस्क इन द ओवरऑल कंट्री रिस्क। ये कंट्री रिस्क का ही एक पार्ट है। स्टेट ऑन्ड एंटिटीज, जैसे स्टेट ऑन्ड एंटिटीज इंडिया में बात करें तो सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ये गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं। इनको कुछ सोवरन स्टेटस क्लेम इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है, फ्रॉम एनी रिकवरी प्रोसीडिंग्स फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन। अगर ये किसी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो इनको इम्यूनिटी मिलती है, सुरक्षा मिलती है कि आप इन पर कोई भी सू नहीं कर सकते हो, यानी कि कोई भी केस वगैरह नहीं कर सकते हो, कोई लीगल ऑब्लिगेशंस में नहीं ला सकते हो। तो ये होता है सोवरन रिस्क। तो इतना ही इस सेशन में। उम्मीद करता हूँ फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशंस, जहां पर फ्रंट, मिड और बैक तीनों के बारे में मैंने आपको बताया, सारे रिस्क मैंने आपको डिटेल में क्लियर कर दिए। अब जल्दी से एक इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, CAIIB महापैक आप लोगों के लिए आ चुका है, बहुत अच्छे से आप खरीद सकते हो, जहां कवर होते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स, EBM, BFM, ABFM, BRBL, ठीक है। और जो इलेक्टिव पेपर्स हैं वो भी यहाँ पर कवर होते हैं सारे के सारे। 9+ सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, 15+ फाउंडेशन MCQ बैचेस मिलते हैं, 2000+ लाइव क्लासेस हैं, 500+ मॉक टेस्ट एंड क्विजेज हैं, 200+ क्लास नोट्स हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। 2 ईयर्स के लिए अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो 6,999 में अवेलेबल है, और 1 ईयर के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो 4,999 में है, और 6 मंथ के लिए अगर इसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो 3,999 में, यानी कि 4,000 में अवेलेबल है। और CAIIB यानी कि सिर्फ दिसंबर के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो ये CAIIB फाउंडेशन बैच है दिसंबर 2025 के लिए, जो कि
ठीक है, 2499 में अवेलेबल है आप लोगों के लिए, टारगेटेड बैच हैं। और इंडिविजुअल यानी कि आपके 1-2 पेपर अगर क्लियर हो गए हैं, कोई इंडिविजुअल बैच आप चाहते हैं तो भी हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग बैच अवेलेबल है। बीएफएम का मेरा भी अवेलेबल है 799 में। इस तरीके से सारे बैचेस 799 में अवेलेबल हैं। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए वो ये है कि एक रेफरल प्रोग्राम लाया है आपके लिए पीडब्ल्यू। उस रेफरल प्रोग्राम के अंतर्गत अगर आप किसी को कोई कोर्स रेफर कर सकते हो तो आपको अपनी वॉलेट में 10% का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि मान लीजिएगा आप ये महापैक किसी को रेफर करते हो 2 साल वाला, 6999 का है ये, तो वो व्यक्ति अगर महापैक खरीदता है आपके रेफरल पर तो आपको 700 रुपए मिलेंगे, 10% का बेनिफिट आपको मिलेगा। और ये 10% आपकी वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लें, होता है ना वॉलेट टू यूपीआई, आप वॉलेट टू यूपीआई करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, यानी कि 10% कमाने का मौका है आपके पास। और अगर आप चाहें तो उसको वॉलेट में ही रखिए, आप कोई कोर्स वगैरह खरीदेगा तो भी आपको 700 रुपए का डिस्काउंट अपने आप वॉलेट से पैसे कट जाएंगे। तो ये रेफरल प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर के आया है, आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। हमारी आपकी मुलाकात ऐसे ही आने वाले सेशंस में होती रहेगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।